Okay, Assalamu alaikum students. So we will move on to the further concept, that is last time I have spoken to you all about biotechnology. So further we will study about commercial applications of biotechnology. Okay, कि ये biotechnology अब कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है. First is crop biotechnology. Now what is this crop biotechnology? This is a type of biotechnology and it is used in the agricultural field टू इम्प्रूव द यील्ड एंड वैरायटी. ये ऐसी क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी कहाँ कहाँ यूज़ की जाती है? ये एग्रीकल्चरल फील्ड में यूज़ की जाती है. क्यों? इसलिए क्योंकि जो क्रॉप की वैरायटी हो वो ज़्यादा अच्छे से प्रोड्यूस हो और वो यील्ड कर सके. यील्ड करना मतलब होता है टू प्रोड्यूस एंड प्रोवाइड अ नेचुरल एग्रीकल्चरल और सम इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट. ओके, आपके यहाँ पर पिक्चर में दिया होगा, ये देखो, ये भुट्टे की जो बीन्स आती है ना, वैसा है कॉर्न का. और हाँ, और ये बाजू में आपको दिख रहा है, ये भी एक क्रॉप यील्डिंग बायोटेक्नोलॉजी में ही आता है. देन इट इज़ इन क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी दो तरीके से क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी की जाती है. फर्स्ट इज़ हाइब्रिड सीड्स, सेकंड इज़ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स. Now what is this hybrid seeds? See, this hybrid seeds is nothing but genes of two different crops are recombined to form hybrids of various crops. This is especially useful for fruits. Now these genes of two different crops, ये हाइब्रिड वाले में क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन में मैंने कल ही आप लोगों को समझाई थी. इसमें जो होती है मेटिंग होती है दो जेनेटिकली डिफरेंट इंडिविजुअल्स या ग्रुप्स की जो क्रॉसिंग ओवर करते हैं इंडिविजुअल्स का. ओके, सो ये हाइब्रिड सीड्स में क्या होता है? जीन्स ऑफ टू डिफरेंट क्रॉप्स रिकम्बाइन होते हैं. क्यों? टू फॉर्म हाइब्रिड्स. बहुत अलग अलग क्रॉप्स के दो तरीके के क्रॉप्स लिए जाते हैं जीन्स के, जो क्या करते हैं? रिकम्बाइन करते हैं टू फॉर्म वेरियस अदर टाइप ऑफ क्रॉप्स. और ये स्पेशली यूज़ किए जाते हैं क्यों? फ्रूट्स को फॉर्म करने के लिए. ये आर्टिफिशियल तरीके होता है सब. बायोटेक्नोलॉजी इज़ नथिंग बट डन थ्रू आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी. ओके, नाउ सेकेंड इज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स. Now what is this? In this, crops developed with desired characters by integrating foreign gene with their genome are called as genetically modified crops. इसमें क्या होता है? जो क्रॉप्स डेवलप किए जाते हैं अपने डिज़ायर कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ. किसमें? जेनेटिकली मॉडिफाइड. कुछ होते हैं ना, देखो आप लोग देखते होंगे कि अभी जो फ्रूट्स है वो नेचुरल तरीके से नहीं आ रहे, वो उसको ऐसा लगता है कि इंजेक्ट किया हुआ फ्रूट है. चाहे वो ब्रिंजॉल हो जिसमें कलर एकदम ज़्यादा रहता है, चाहे वो बनाना हो, चाहे वो कुछ भी, हमको लगता है ना थोड़ा केमिकल टाइप है. तो वही चीज़ यहाँ पर है. इसको क्या करते हैं कि जैसा अपने को चाहिए वैसा डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स उसको डालते हैं उसके अंदर. और काय से डालते हैं? इंटीग्रेट करते हैं, उसमें इंजेक्ट करते हैं फॉरेन जीन को, बाहर के कोई भी जीन को इंजेक्ट करते हैं उसके जीनोम के साथ. आर कॉल्ड एज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स. हाई यील्डिंग वैरायटीज़, बहुत सारे अलग अलग वैरायटीज़ हो गए जो प्रोवाइड करेंगे या प्रोड्यूस करेंगे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट विथ रेजिस्टेंट टू डिजीजेज. और ऐसे जो भी लोग प्रोड्यूस करते हैं, इसका मतलब ये नहीं एक खा के इंसान बीमार पड़ जाता है ताकि क्योंकि लोग इंजेक्ट करते, इंटीग्रेट करते कोई बाहर का बैक्टीरिया. नहीं, ये हाई यील्डिंग जो वैरायटीज़ है बहुत अलग रहती है ये, क्योंकि ये रेजिस्ट करती है बहुत सारे डिजीजेस को, अल्कलिनिटीज़ को, वीड्स को. ठीक है, वीड्स इज़ नथिंग बट इट इज़ अ प्लांट दैट ग्रोज इन एन अनवांटेड प्लेस. ओके, वीड्स को या अदर कोई भी दूसरे तरीके का जो स्ट्रेस लेवल है जैसे डिजीज़ वगैरह के अलावा, लाइक कोल्ड एंड ड्रॉट, कोल्ड कंडीशंस या ड्रॉट कंडीशंस, जो जिसमें देखो ड्रॉट कंडीशंस में होता है ना, जिसमें कहाँ खाना पीना पूरी बंजर ज़मीन हो जाती है, उसको ड्रॉट कंडीशन कहा जाता है. ओके, अब इसमें एक एग्जाम्पल आपके सामने दिया हुआ है, दैट इज़ बीटी कॉटन. यहाँ सबसे बड़ा जो है वो क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल है जो है बीटी कॉटन. ये बीटी कॉटन क्या है? अ जीन हैज़ बीन आइसोलेटेड फ्रॉम बैक्टीरियम बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस. कौन सा जीन? एक जीन है जो आइसोलेट करते हैं कहाँ से? बैसिलस, एक बैक्टीरिया का नाम है ये, बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस. इट इज़ अ नेम ऑफ अ बैक्टीरिया. फ्रॉम दिस बैक्टीरिया वन जीन इज़ बीन आइसोलेटेड मतलब सेपरेट करना. इस जीन के अंदर, इस बैक्टीरिया के अंदर से एक जीन को आइसोलेट कर दिया जाता है. और ये जीन को कहाँ डाल दिया जाता है? कहाँ इंटीग्रेट कर दिया जाता है? इन द जीनोम ऑफ द कॉटन. कॉटन के आपके यहाँ पर दिख रहा है साइड्स, एक प्लांट होता है बीटी कॉटन, उसके अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है. इसकी वजह से क्या होता है? ड्यू टू दिस द टॉक्सिन विच इज़ फेटल फॉर बॉलवॉर्म. जो टॉक्सिन है, जो हार्म टॉक्सिन रहते हैं, विच इज़ फेटल मतलब जो डेथ कॉज करते हैं, जो द थिंग विच कॉजेज डेथ फॉर बॉलवॉर्म. बॉलवॉर्म एक इंसेक्ट है
जो फ्रॉम इट इज़ लाइक इट इज़ नथिंग, इट इज़ एन इंसेक्ट नोन फ्रॉम बीन पेस्ट इन कॉटन फार्मिंग. कॉटन फार्मिंग में जो पेस्टिंग की जाती है, पेस्ट किया जाता है, उसमें एक ये इंसेक्ट मौजूद रहता है. तो वही है कि विच इज़ फेटल फॉर बॉलवर्म, इट कॉजेज डेथ टू द बॉलवर्म इंसेक्ट, जो क्या प्रोड्यूस करता है, वॉज प्रोड्यूस्ड इन द लीव्स एंड द बॉल्स ऑफ द कॉटन. कहाँ पर? लीव्स और कॉटन के बॉल्स में. इफ़ बॉलवर्म फीड ऑन लीव्स, अगर बॉलवर्म लीव्स पे फीड करते हैं, द टॉक्सिन डिस्ट्रॉयज इट एलिमेंट्री कैनाल एंड द बॉलवर्म डाइज. जब अगर बॉलवर्म लीव्स पे फीड करते हैं तो वो जो टॉक्सिन है वो उसका एलिमेंट्री कैनाल को डिस्ट्रॉय कर देता है. किसके? बॉलवर्म के. वो टॉक्सिन एलिमेंट्री कैनाल को डिस्ट्रॉय करने के बाद, डिस्ट्रॉय हो जाता है एलिमेंट्री कैनाल, तो ऑटोमेटिकली द बॉलवर्म डाइज. ओके. नाउ सेकेंड एग्जाम्पल है क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी का इज बीटी ब्रिंजल. व्हाट इट इज? बीटी ब्रिंजल. ओके. अब ये क्या है बीटी ब्रिंजल? सी इट इज़ अ वराइटी दैट इज़ डेवलप्ड बाय यूजिंग द जीन फ्रॉम आइसोलेटेड फ्रॉम बैसिलस थ्यूरिनजेनिस. अब ये सेम बैक्टीरिया है बैसिलस थ्यूरिनजेनिसिस. इसमें से क्या होता है, एक जीन को आइसोलेट कर दिया जाता है. दिस इम्प्रूव्ड वराइटी ऑफ ब्रिंजल किल्स द पेस्ट इन सेम वे एज द बीटी कॉटन डज. इसमें भी सेम तरीके का होता है जैसा बीटी कॉटन में किया जाता है. ओके. सो विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज गोल्डन राइस. नाउ व्हाट इज दिस गोल्डन राइस? इट इज़ नथिंग, इट इज़ अ जीन सिंथेसाइजिंग द विटामिन ए बेट इज बीटा कैरोटीन. एक जीन है जो किसको सिंथेसाइज करता है. सिंथेसाइज करना मतलब फॉर्म करना, प्रोड्यूस करना. वन जीन सिंथेसाइज द विटामिन ए, सिंथेसाइज करता है विटामिन ए दैट इज कॉल्ड एज बीटा कैरोटीन. क्या बोलते हैं उसको? बीटा कैरोटीन. हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द वैरायटी ऑफ राइस. अब ये राइस की क्वालिटी बढ़ाने के लिए एक जीन है बैक्टीरिया से इंजेक्ट कर दिया जाता है जो बीटा कैरोटीन कहा जाता है, और ये राइस के अंदर एक्सपेरिमेंट करने का होता है. एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल वैरायटी, जैसी नॉर्मल वैरायटी रहती है, दिस वैरायटी विच हैज़ बीन डेवलप्ड इन 2005. जैसी नॉर्मल वैरायटी रहती है राइसेस की वो अलग है, बट जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस जो रहते हैं, जो जीन से बनाए जाते हैं, वो डेवलप्ड हुए हैं 2005 में, जो क्या कंटेन करते हैं 23 टाइम्स मोर अमाउंट ऑफ बीटा कैरोटीन. जो 2005 में न्यू जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस को वैरायटी को सिंथेसाइज किया गया है, तो उसके अंदर 23 टाइम 23 गुना ज़्यादा अमाउंट ऑफ बीटा कैरोटीन रहता है वो राइस के अंदर. ओके. नाउ what is written? herbicide tolerant plants. So herbicide tolerant plants is nothing but it is a weeds which always affect. क्या लिखा है? weeds always affect the growth of the main crop. affect the growth of the main crop. See ये देख, ये बीटा कैरोटीन है ना स्टूडेंट्स, इट इज़ नथिंग बट इट इज़ अ रेड ऑरेंज कलर्ड पिगमेंट विच इज़ फाउंड इन प्लांट्स. ये बीटा कैरोटीन क्या है? एक रेड ऑरेंज कलर्ड पिगमेंट है जो प्लांट्स में फाउंड होता है, स्पेशली इन द कैरेट्स या फिर कलरफुल वेजिटेबल्स में. दैट इज़ बीटा कैरोटीन. ओके. सो क्या बता रही थी मैं? वीड्स ऑलवेज इफेक्ट द ग्रोथ ऑफ मेन क्रॉप. ये वीड्स का मतलब मैंने पहले ही बता चुकी, ऐसे प्लांट्स, द प्लांट्स दैट ग्रोज इन एन अनवांटेड प्लेस. ओके. तो ये क्या करता है? अफेक्ट करता है द ग्रोथ ऑफ द मेन क्रॉप. इफ़ हर्बिसाइड्स आर यूज्ड टू डिस्ट्रॉय द वीड्स इट अफेक्ट्स द मेन क्रॉप टू. अगर आप हर्बिसाइड्स डाल भी रहे हो, सब्सटेंसेस विच इज़ टॉक्सिक टू द प्लांट्स, आप हर्बिसाइड डाल रहे हो, क्यों? वीड्स को मारने के लिए, बट एट द सेम टाइम प्लांट्स भी डिस्ट्रॉय होते हैं. इट अफेक्ट्स द मेन क्रॉप टू. ड्यू टू दिस हर्बिसाइड टॉलरेंट प्लांट्स वराइटीज़ ऑफ क्रॉप्स आर बीन डेवलप. इसी वजह से एक प्लांट को डेवलप कर दिया गया है जिसका नाम है हर्बिसाइड टॉलरेंट प्लांट, जो टॉलरेट कर सकता है हर्बिसाइड को. ऐसे अलग अलग टाइप के वराइटीज़ के क्रॉप्स को डेवलप किया गया है. ड्यू टू दिस इट हैज़ बिकम पॉसिबल टू सिलेक्टिवली डिस्ट्रॉय द वीड्स. इसकी वजह से क्या हुआ है? क्योंकि हर्बिसाइड टॉलरेंट प्लांट्स अब आ गए हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इट हैज़ बिकम पॉसिबल कि हम सिर्फ सिलेक्टिवली वीड्स को ही डिस्ट्रॉय करके मार सकते हैं. अंडरस्टूड. सो नाउ आपके यहाँ पर सी काइंड ऑफ एग्जाम्पल्स इज बिन गिवन. ये देखो राइस, गोल्डन राइस का एग्जाम्पल दिया है. दिस इज अ जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस. ये बीटी कॉटन, ब्रिंजल, मैनी फ्रूट्स विच इज़ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स में आता है. ओके. यू कैन सी द कलर एंड ऑल विच इज़ बिन इंजेक्टेड एंड विच इज़ बिन आइसोलेटेड फ्रॉम द bacteria. Which bacteria it is, student? Just very important, it is Bacillus thuringiensis. Understood? Okay. Now third is biofertilizers. Now what is this biofertilizers? See, biofertilizers, it is like it promotes the growth and supply of nutrient. What does it promote? It promotes the growth and supply of nutrients. Okay.
तो ड्यू टू यूज ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स इंस्टेड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड फॉस्फेट सल्यूबलाइजेशन एबिलिटीज ऑफ द प्लांट्स आर इम्प्रूव्ड। क्योंकि ये बायो फर्टिलाइजर्स के वजह से क्या होता है, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स इसमें एक्चुअली क्या है ना, केमिकल फर्टिलाइजर्स में बहुत सारे, कोई केमिकल फर्टिलाइजर्स मतलब एनी सिंथेटिक, कोई भी अलग सिंथेटिक कंपाउंड्स, कोई भी सिंथेटिक कंपाउंड्स या फिर सब्सटेंसेस जो क्या क्रिएट कर सके स्पेशली टू इंक्रीज द क्रॉप यील्ड, ये होता है केमिकल फर्टिलाइजर्स, इसके लिए काम आते हैं। और नाइट्रोजन फिक्सेशन क्यों काम आता है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन विच इज़ कन्वर्टेड बाय इधर अ नेचुरल और इंडस्ट्रियल मीन्स टू फॉर्म नाइट्रोजन सच एज अमोनिया काइंड ऑफ थिंग, तो ये होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब। देन उसके बाद है फॉस्फेट सल्यूबलाइजेशन की एबिलिटीज़ ऑफ द प्लांट्स, ये सारी एबिलिटीज़ ऑफ द प्लांट से इम्प्रूव हो जाती है। ये फॉस्फेट सोल्यूशन क्या है, इट इज़ अ केपेबल, लाइक इट इज़ फॉस्फेट इज़ केपेबल ऑफ सल्यूबलाइजिंग इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस फ्रॉम द इनसल्यूबल कंपाउंड्स। समझ में आया, जो कैपेबिलिटी रहती है सल्यूबलाइजिंग की इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस की, वो क्या करती है, वो फॉर्म हो जाती है इनटू अ सल्यूबल कंपाउंड्स। अंडरस्टूड। Mainly the bacteria like Rhizobium, Azobacter, Nostoc, Anabena and plants like Azolla are used as biofertilizer। ये जो सारे प्लांट्स हैं, ये सारे प्लांट्स क्यों यूज़ कर दिए जाते हैं, जस्ट टू प्रमोट द बायोफर्टिलाइजर्स विच ऑल्सो प्रमोट्स द ग्रोथ एंड सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ओके। And last year we have studied the tissue culture. Genetic improvement of the plants have become possible due to tissue culture and besides these characters inherited to next generation। हमने टिश्यू कल्चर पिछले वाले स्टैंडर्ड या पिछले टाइम हमने पढ़ चुके हैं ये चीज़ कि व्हाट इज़ टिश्यू कल्चर। टिश्यू को कल्चर किया जाता है, जो देखे ना बैक्टीरियाज को डबल कर दिया जाता है व्हेन द कल्चरिंग प्रोसेस इज़ बीन डन। ठीक है, जब आप हायर लेवल में जाओगे तो इसके एक्सपेरिमेंट्स भी करोगे। जेनेटिक को इम्प्रूव कर दिया जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, एंड इसकी मदद से क्या आता है कि जो कैरेक्टर्स है वो नेक्स्ट लेवल नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंच जाते हैं। सेकेंड, वी विल स्टडी, यू कैन सी द एग्जाम्पल्स ऑफ अजोला प्लांट ओवर हियर। नाउ व्हाट इज रिटन, एनिमल हस्बेंड्री। ओके, नाउ व्हाट इज एनिमल हस्बेंड्री, टू मेन मेथड्स ऑफ एनिमल हस्बेंड्री है, यहाँ पर दो मेन मेथड्स बताया है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। दो मेथड यहाँ बताया है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसफ़र आर यूज्ड इन एनिमल हस्बेंड्री। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कमर्शियल एप्लीकेशंस ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी। तो क्या पढ़ रहे हैं हम लोग यहाँ पर कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है। Artificial insemination is nothing but it is introduction of sperm into the female cervix in order to attain the pregnancy, students। मतलब जो sperm है वो फीमेल के cervix में जाना चाहिए, इसलिए that is called as insemination, और ये artificially भी किया जाता है। ठीक है, और ये embryo transfer क्या होता है, embryo transfer is nothing but it is like assisted reproduction, जिसमें क्या होता है, इन विच लाइक एम्ब्रियोज आर प्लेस्ड इनटू द यूटेरस ऑफ फीमेल, फीमेल के यूटेरस में एम्ब्रियो को प्लेस कर दिया जाता है आर्टिफिशियली, आई एम आस्किंग, विद द इंटेंट, कि क्यों इंटेंट क्या रखते हैं उन लोग अपना, टू एस्टैब्लिश द प्रेगनेंसी। इंसेमिनेशन होता है टू प्लेस द स्पर्म इनटू द फीमेल सर्विक्स जस्ट टू अटेन इट, एंड एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है कि एम्ब्रियो को प्लेस कर दिए इन द यूटेरस ऑफ द फीमेल टू इंटेंट ऑफ एस्टैब्लिशिंग द प्रेगनेंसी। ओके, तो ये दो मेन मेथड्स है एनिमल हस्बेंड्री के। ओके, नाउ व्हाट इज रिटन, इट हेल्प्स टू इम्प्रूव बोथ द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ द एनिमल प्रोडक्ट्स। दोनों चीज़ों को इम्प्रूव कर देती है ये चीज़, दैट इज़ क्वालिटी एंड क्वांटिटी। एग्जाम्पल किस में हमको क्वालिटी पता चलेगी, मीट, मिल्क, मीट, वूल एक्सेट्रा में। सिमिलरली एनिमल्स विथ मोर स्ट्रेंथ हैव बीन डेवलप्ड फॉर हार्ड वर्क। जो बहुत सारे अलग अलग जितने भी हार्ड वर्किंग और स्ट्रेंथ वाले एनिमल्स रहते हैं उनको हार्ड वर्क के लिए भी डेवलप कर दिया जाता है, बहुत ज़्यादा काम करने के लिए भी उनको डेवलप कर दिया जाता है। थर्ड पार्ट इज़ ह्यूमन हेल्थ। ओके, सी वेरी इजी पार्ट्स और ऑल दिस यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी इजीली। तो यहाँ क्या लिखा है, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीजेज आर टू इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द ह्यूमन हेल्थ। कोई भी चीज़ की डायग्नोसिस करना, कि पता करना कि कौन सी डिजीज़ है हमारे हेल्थ में, कौन सा हमारा जो पहले डायग्नोस करते हैं बीमारी की कि कौन सी बीमारी हुई है, फिर वो बीमारी जानने के बाद हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। दो मेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जब हमारी हेल्थ ख़राब होती है। सबसे पहले हम लोग डायग्नोस करते हैं कि बीमारी कौन सी हुई है, दूसरा फ़ौरन हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द रोल ऑफ जीन इफ़ एनी इन अ डिजीज़ ऑफ पर्सन।
अब ये डिजीज़ डायग्नोस करने में भी बायोटेक्नोलॉजी का बहुत बहुत बड़ा हाथ है. कैसा है? डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज़ एंड हार्ट डिजीजेस हैज़ बिकम पॉसिबल इवन बिफोर द ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स. जो डायबिटीज़ और हार्ट डिजीज़ के पेशेंट्स रहते हैं उनके सिम्टम्स पहले आ जाते हैं. किसकी मदद से होता है पता है? ये विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. डायग्नोसिस ऑफ ड डिजीज़ लाइक एड्स, डेंगू कैन बी डन विद इन फ्यू मिनट्स. ये बायोटेक्नोलॉजी की मदद से जो लेबॉरेटरीज़ में होता है उसकी मदद से ये डेंगू को, एड्स को डायग्नोस करना बहुत जल्दी आसान हो जाता है विद इन द फ्यू मिनट्स. हैंस ट्रीटमेंट कैन बी डन एट द अर्लीस्ट. ट्रीटमेंट भी एकदम अर्लीस्ट पॉइंट पे करना होता है. देन वेरियस मेडिसिन्स आर यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस. बहुत सारे अलग अलग मेडिसिन्स यूज़ करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस. एग्जाम्पल, द हार्मोन इंसुलिन इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़. डायबिटीज़ में कौन सा हार्मोन इस्तेमाल करते हैं? डायबिटीज़ में इस्तेमाल करते हैं इंसुलिन. कौन सा? इंसुलिन. अर्लियर इंसुलिन वॉज बीन कलेक्टेड फ्रॉम द पैनक्रियाज एंड द हॉर्सेस. बहुत पहले की बात हो रही है कि अर्लियर इंसुलिन कहाँ से कलेक्ट कर दिया जाता था? फ्रॉम द पैनक्रियाज. कहाँ के? पैनक्रियाज की. किससे? जब ट्रीटमेंट को डायग्नोस कर रहा था, जैसा एक्सपेरिमेंटेशन के टाइम पे क्या था, कहाँ से हमने इंसुलिन लिया था? पैनक्रियाज ऑफ द हॉर्सेस. हाउएवर नाउअडेज ड्यू टू बायोटेक्नोलॉजी इंसुलिन कैन बी प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया. अब ये इंसुलिन कैसे बनता है? पहले के ज़माने में इंसुलिन है ना हॉर्स के पैनक्रियाज से बनता था, बट नाउअडेज इट इज़ बीन मेड फ्रॉम द बैक्टीरिया फ्रॉम विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया. Now, for this purpose, human insulin gene has been inserted into the genome of the bacteria. ह्यूमन इंसुलिन जीन, ह्यूमन का जो इंसुलिन जीन होता है वो किसके अंदर इंसर्ट कर दिया है? एक एग्जाम्पल के थ्रू, एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू, बैक्टीरिया के अंदर. वेरियस वैक्सीन्स एंड एंटीबॉडीज आर ऑल्सो प्रोड्यूस इन द सेम वे. बहुत सारी वैक्सीन्स को प्रोड्यूस किया है. एंटीबॉडीज, एंटीबायोटिक्स, आई एम सॉरी, इट इज़ एंटीबायोटिक्स. एंटीबायोटिक्स होता है ना जो हम दवाइयाँ खाते हैं. एंटीबायोटिक्स जो हमारे बॉडी में जो बैक्टीरिया चले जाता है, जो हमारी बीमारी पैदा करता है, ताकि हम एंटीबायोटिक्स खाते हैं ताकि वो बीमारी को किल कर सके या फिर वो जो भी बैक्टीरिया है उसको रिप्रोड्यूस होने से बचा सके. ठीक है. नाउ व्हाट इज रिटन? वैक्सीन्स एंड वैक्सीनेशन. अब ये वैक्सीन्स एंड वैक्सीनेशन क्या है? वैक्सीन इज द एंटीजन कंटेनिंग मटेरियल गिवन टू एक्वायर आइदर परमानेंट और टेम्पररी इम्यूनिटी अगेंस्ट अ स्पेसिफिक पैथोजन और डिजीज. ये एंटीजन क्या है? देखो, एंटीजन एक कुछ है नहीं. ये वैक्सीन क्या है? ये एक एंटीजन है. जैसे फॉर एग्जांपल एक फॉरेन बैक्टीरिया कोई हमारी बॉडी में आ गया तो ये वैक्सीन क्या करता है? या तो ये परमानेंट उस चीज़ को ख़त्म कर देता है बैक्टीरिया को, या तो टेम्पररी इम्यूनिटी देता है हमारी बॉडी को, इम्यूनिटी देता है ताकि वो पैथोजन या कोई डिजीज़ से वो बैक्टीरिया से लड़ सके. ट्रेडिशनली वैक्सीन्स वर प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ पैथोजन. पहले वैक्सीन्स किससे प्रिपेयर किए जाते थे? पैथोजन से ही इटसेल्फ वो प्रिपेयर किए जाते थे. कंप्लीटली और पार्शली किल्ड पैथोजन्स वर यूज्ड एज वैक्सीन्स. या तो फिर एक्सपेरिमेंट के लिए क्या यूज़ करते थे? कंप्लीटली किल्ड या फिर सेमी किल्ड. जो किल्ड नहीं किए गए पूरी तरीके से उनको यूज़ कर देते हैं. क्यों? वैक्सीन्स बनाने के लिए. ओके, सॉरी, यस. So what is written? However, due to this, there were chances of contracting the disease in case of some person. ऐसे chances में क्या हो रहा था कि मतलब डिजीज़ हो रहे थे केस, कोई दूसरे अलग अलग पर्सनस में, पर्सन टू पर्सन ये डिजीज़ हो रहा था. जस्ट बिकॉज अगर पैथोजन से अगर बनाते हैं वैक्सीन तो ये लीड कर रहा था कि पर्सन टू पर्सन में डिजीज़ हो रहा था. हैंस एज एन ऑल्टरनेटिव साइंटिस्ट ट्राई टू आर्टिफिशियली प्रोड्यूस वैक्सीन्स विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. देखो, जब बायोटेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट नहीं आया था ना तो यही सब चलता था कि हॉर्स के पैनक्रियाज में से इंसुलिन निकाल रहे हैं, देन पैथोजन से, बैक्टीरिया से बना रहे वैक्सीन, तो ये पर्सन टू पर्सन को डिजीज़ बढ़ने लगा. तो ऐसे टाइम पे साइंटिस्ट ने क्या किया? एक आर्टिफिशियल वैक्सीन को प्रोड्यूस किए. किसकी मदद से? बायोटेक्नोलॉजी की मदद से. ठीक है. फॉर दिस पर्पज साइंटिस्ट प्रोड्यूस द एंटीजन इन द लेबोरेटरी विद द हेल्प ऑफ अ जीन. अब उन्होंने क्या किया? एंटीजन को लेबोरेटरी में आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करने लगे. किसकी मदद से? एक जीन की मदद से जो आइसोलेटेड है, सेपरेटेड है फ्रॉम द पैथोजन एंड यूज्ड इट एज अ वैक्सीन. अब डायरेक्ट पैथोजन को यूज़ नहीं किया, पैथोजन के अंदर का जीन निकाल के उसको आइसोलेट करके उसको यूज़ कर दिए टू प्रोड्यूस द एंटीजन इन द लेबोरेटरी. थस सेफर वैक्सीन्स आर बीन प्रोड्यूस. के बाद क्या हुआ? वैक्सीन्स बहुत सेफली प्रोड्यूस होने लगी. Understood? So we'll move on to the next. What is now proteins, sorry,
यस। नाउ प्रोटीन्स विच एक्ट एज एन एंटीजन, अब जो प्रोटीन फॉर्म हुआ इससे क्या है, जो भी एंटीजन, देखो एंटीजन प्रोड्यूस करना था, एंटीजन फॉर्म करना था किसकी मदद से करना था, जीन की मदद से, कोई भी बैक्टीरिया के जीन की मदद से, जिसमें से बैक्टीरिया से जीन को आइसोलेट कर दिया गया है उसकी मदद से करना था। कौन सा, पैथोजन के अंदर से, पैथोजन के अंदर से जीन को आइसोलेट कर दिया गया है। वाई, टू प्रोड्यूस द वैक्सीन, टू प्रोड्यूस द एंटीजन एंड यूज्ड इट एज अ वैक्सीन। तो उसके बाद जो सेफर वैक्सीन प्रोड्यूस हुई। अब क्या है, प्रोटीन्स है जो एंटीजन की तरह काम करता है। अब कोई प्रोटीन्स है जो किसकी तरह काम करता है, एंटीजन की तरह, वो इंजेक्ट कर दिया जाता है इन अ प्योर फॉर्म इंस्टेड ऑफ इंजेक्टिंग द किल्ड और सेमी किल्ड पैथोजेंस। नाउ द प्रोटीन्स विच इज बीन फॉर्म्ड, वो एक्ट करता है एंटीजन की जैसा, बिकॉज एंटीजन इज प्रोड्यूस्ड, नाउ इट इज इंजेक्टेड इनटू द प्योर फॉर्म। आप प्योर फॉर्म में उसको इंजेक्ट कर सकते हैं कि ऐसा, जैसे पहले कैसे करते थे, या तो पैथोजन आधा मरा हुआ लेते थे या फिर पूरा मरा हुआ, ताकि टू यूज़ एज अ वैक्सीन। बट नाउ वी कैन यूज़ इट एज अ प्योर फॉर्म जस्ट रादर देन इंजेक्टिंग द सेमी किल्ड और किल्ड पैथोजेंस। दीज प्रोटीन्स कीप द पर्सन अवे फ्रॉम द डिजीज़ बाई कीपिंग द इम्यून सिस्टम एक्टिव। अब पर्सन टू पर्सन को डिजीज़ नहीं होती है, वो इस चीज़ से प्रिवेंट करता है और उनके इम्यून सिस्टम को भी हमारे एक्टिव कर देता है। जो इम्यून सिस्टम किसको बोलते हैं, हमारा डिफेंस मैकेनिज्म। अगर हमको कोई बीमारी हो जाती है तो उससे डिफेंस मैकेनिज्म होता है हमारा। देन थस इंजेक्टिंग द एंटीजन्स इज़ द सेफेस्ट वे इन द वैक्सीनेशन। तो अब ये क्या पता चला साइंटिस्ट को कि इंजेक्ट करना है जो एंटीजन को, अब बहुत सेफ चल रहा है ये चीज़, बहुत सेफली वर्क कर रही है टू प्रोड्यूस द वैक्सीन्स। Now vaccines produced with the help of biotechnology are more thermostable and remain active for long duration. अब जो एक्टिव बायोटेक्नोलॉजी की मदद से प्रोड्यूस हुई है वो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, थर्मोस्टेबल है, टेम्परेचर स्टेबल है, ऐसा नहीं गर्मी सर्दी बारिश के टाइम पे कुछ स्टेबल अनस्टेबिलिटी आ जाएगी, नहीं, इट इज़ थर्मोस्टेबल, टेम्परेचर स्टेबल एंड रिमेन एक्टिव फॉर, और बहुत लंबे समय तक एक्टिव रहती है वो चीज़। एग्जाम्पल वैक्सीन्स ऑफ पोलियो हेपेटाइटिस, ये एग्जाम्पल बताएं, अंडरलाइन करना इस चीज़ को, कौन सी वैक्सीन्स ऑफ पोलियो एंड हेपेटाइटिस। अभी एडिबल वैक्सीन्स भी होती है, एडिबल वैक्सीन में मतलब बताया ना, इंजेक्ट कर दिए जाते हैं, कितने सारे वेजिटेबल्स में फ्रूट्स में इंजेक्शंस करती है। नाउ व्हाट इज रिटन, एडिबल वैक्सीन। अब ये एडिबल वैक्सीन में क्या है, नाउ work on the production of edible vaccines is in progress and presently potatoes are being produced with the help of biotechnology। अभी बायोटेक्नोलॉजी की मदद से पोटैटोज़ को फॉर्म करा जा रहा है, क्यों, क्योंकि इट इज़ इन प्रोग्रेस और प्रेजेंटली ये प्रोड्यूस कर रहे हैं। हम अब पढ़ेंगे कि कैसे। दीज पोटैटोज़ आर कॉल्ड एज ट्रांसजेनिक पोटैटोज़, ऐसे पोटैटोज़ जो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किए जाते हैं, उस पोटैटो को कहेंगे ट्रांसजेनिक पोटैटोज़। अंडरस्टूड। These potatoes will act against the bacteria like Vibrio cholerae। अभी ऐसे पोटैटोज कौन से बैक्टीरिया के अगेंस्ट में काम करेंगे, इन द रूट्स, Vibrio cholerae, ये एक बैक्टीरिया का नाम है। Escherichia coli consumption of these raw potatoes generates the immunity against cholera and disease caused due to E. coli। अब हम जब कंज्यूम करते हैं ये पोटैटो को, वेन एवर वी कंज्यूम दिस पोटैटो इन अस, तो फिर ऐसे टाइम पे क्या होता है, ये पोटैटो इंक्रीज कर देती है क्या, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को इंक्रीज कर देती है। क्यों, जस्ट टू फाइट अगेंस्ट द कॉलेरा एंड डिजीज़। एक डिजीज़ है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, जो प्रेजेंट होती है, दैट इज ई कोलाई, Escherichia coli। वॉट अब यहाँ पर आपको दिखा है, व्हाट विल हैपन इफ द पोटैटोज आर कुक्ड फॉर कंजम्पशन, यू विल फाइंड दिस आंसर स्टूडेंट, इफ एनी डिफिकल्टी कम्स आई एम हियर। ओके, आपको देखो प्रोसेस बता रहा है, आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन फ्रॉम ह्यूमन पैथोजन, एक पैथोजन में से आइसोलेटेड को जीन को निकाल दिए, ट्रांसजेनिक प्लांट वायरस, उसके बाद वायरस इन्फेक्ट द पीस ऑफ पोटैटोज, इंजेक्ट करे, फिर वायरस इन्फेक्शन करने लगा पोटैटो के लीव्स के ऊपर, फिर उसके बाद क्या हुआ, एक छोटे से उससे एंटायर प्लांट इज डेवलप्ड, एक छोटे से पोटैटो के पीस से एंटायर प्लांट डेवलप हुआ फ्रॉम द लीव पीसेज कंटेनिंग जीन्स ऑफ ह्यूमन पैथोजन। देन व्हाट इज रिटन, कंजम्पशन ऑफ रॉ पोटैटोज का कंजम्पशन हुआ, हेल्प्स टू डेवलप इम्यूनिटी अगेंस्ट दैट पैथोजन। ओके, नाउ आफ्टर दैट वी विल स्टडी अबाउट ट्रीटमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब बायोटेक्नोलॉजी की ट्रीटमेंट में क्या क्या होता है, बायोटेक्नोलॉजी इज यूजफुल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हॉर्मोन्स लाइक इंसुलिन, सोमैटोट्रोपिन एंड ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स। बायोटेक्नोलॉजी कौन से वैक्सीन्स या कौन से ट्रीटमेंट के लिए यूजफुल होती है, ताकि वो हार्मोन प्रोड्यूस करे, जैसा कि इंसुलिन, सोमैटोट्रोपिन मतलब सोमैटो मतलब बॉडी के हार्मोन्स, और ब्लड क्लॉटिंग के जो फैक्टर्स है, ब्लड क्लॉटिंग में जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं उसके ट्रीटमेंट में।
Then C is interferon. In this interferon, what is called as, this is a group of small sized protein molecule. ये एक स्मॉल साइज प्रोटीन मॉलिक्यूल का ग्रुप है, यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ वायरल डिजीजेस. कौन से ट्रीटमेंट में काम आता है ये? वायरल डिजीजेस, जो वायरल डिजीज होता है ना, सर्दी बुखार के, उसमें इसमें ये काम आता है. दीज आर प्रोड्यूस इन द ब्लड. ये ब्लड के अंदर प्रोड्यूस कर दिया जाता है. हाउएवर nowadays with the help of biotechnology, transgenic E. coli are used for the production of interferon. सबसे पहले इंटरफेरॉन एक छोटे साइज़ का, स्मॉल साइज़ का ग्रुप रहता है, प्रोटीन मॉलिक्यूल रहता है, जो किसके ट्रीटमेंट में यूज़फुल रहता है? वायरल डिजीज़ेस के. और ये कहाँ प्रोड्यूस होता है? ये हमारे ब्लड में प्रोड्यूस होता है. उसके बाद जब बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक आई, तो उसके बाद ट्रांसजेनिक, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ई कोलाई होता है, उसको क्या कर दिया जाता है? यूज़ करते हैं. क्यों? कि ये इंटरफेरॉन ही प्रोड्यूस कर सके सबसे पहले तो, क्योंकि इंटरफेरॉन प्रोड्यूस नहीं होगा तो हमारे ट्रीटमेंट नहीं हो सकती है वायरल डिजीजेस की. Then afterward it's gene therapy. Now what is gene therapy? See, gene therapy is that to treat the genetic disorders in the somatic cells. कोई भी जेनेटिक बीमारी को बॉडी के सेल्स, सोमा मतलब बॉडी के सेल्स के डिसऑर्डर को ट्रीट करना, विच हैज़ बिकम पॉसिबल ड्यू टू बायोटेक्नोलॉजी. अब ये बहुत आसान हो गया है बायोटेक्नोलॉजी की मदद से. एक बीमारी का नाम दिया है डिजीज़ का, दैट इज़ नोन एज फिनाइल कीटोनूरिया, दैट इज़ PKU. ये क्या करता है? अराइजेज ड्यू टू जेनेटिक चेंजेस इन द हिपैटोसाइट्स. फिनाइल कीटोनूरिया जब कब अराइज होता है? इट अराइजेज जस्ट बिकॉज जेनेटिक चेंजेस. किस में जेनेटिक चेंजेस होता है? हिपैटोसाइट में, जो लीवर के सेल्स हैं. किसके? लीवर के सेल्स हैं. इट हैज़ बिकम पॉसिबल टू ट्रीट इट विद जीन थेरेपी. अब हम इसको ट्रीट कर सकते हैं किसकी मदद से? जीन थेरेपी की मदद से. दिस इज मेथड इज कॉल्ड एज सोमैटिक सेल जीन थेरेपी. मतलब ये बॉडी के सेल की हो रही है ना, तो इसको क्या कहते हैं? दिस मेथड इज कॉल्ड एज सोमैटिक सेल जीन थेरेपी. All the cells except sperms and ova are in the body and are called as somatic cell. अब जितने भी बॉडी में सेल है, जितने भी मिलियन ट्रिलियन बिलियन जो भी सेल है, सारे सेल्स को बोलते हैं सोमैटिक सेल. सिर्फ 2 सेल्स छोड़ के, विच इज़ स्पर्म सेल एंड ओवम सेल, इन दोनों को छोड़ के सारे सेल्स को बोलते हैं सोमैटिक सेल्स. क्यों छोड़ के बोलते हैं? बिकॉज दीज 2 सेल्स, स्पर्म एंड ओवा, आर द रिप्रोडक्टिव सेल. ये रिप्रोडक्शन में काम आते हैं, ये बाकी के बॉडी ऑर्गन्स में काम नहीं आते, इसलिए इन दोनों को छोड़ के ये चीज़ बोली गई है. देन इट इज़ cloning. Now what it is? It is like cloning. Cloning is nothing but the production of replica of any cell organ or entire organism is called as the cloning. See, cloning is nothing but the exact replica of the original one. ओरिजिनल वन आप लोगों ने देखे होंगे. इट इज़ लाइक डॉली शीप. डॉली शीप में क्या हुआ था? डॉली शीप को जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दिया गया था. इफ़ पॉसिबल आप लोग नेट पे इसका इन्फॉर्मेशन सर्च कर लेना. क्लोनिंग में क्या होता है? कोई भी ऑर्गेनिज्म को जेनेटिकली मॉडिफाइड करके उसका ओरिजिनल रेप्लिका बनाते हैं और एक नया एंटायर ऑर्गेनिज्म को खड़ा करते हैं. ठीक है. देन क्या है? अब क्लोनिंग में हम लोग पढ़ेंगे. क्लोनिंग भी ना 2 से 3 तरीके की क्लोनिंग होती है. दैट इज़ फर्स्ट इज़ रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग. ठीक है. रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग क्या है? अ क्लोन कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस of somatic cells within the enucleated ovum of anybody. Thus there is no need of sperm to produce the new organism. पहला टाइप का रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग क्या है? पहले टाइप की क्लोनिंग को बोलेंगे रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग. एक क्लोन है जो किससे प्रोड्यूस होगा? बाय द फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ सोमैटिक सेल. सोमैटिक सेल मतलब बॉडी सेल. अब बॉडी सेल के अंदर न्यूक्लियस रहता है, तो ऐसे जीन को फ्यूज़ करेंगे जिसका बॉडी सेल के न्यूक्लियस, दोनों न्यूक्लियस को फ्यूज़ करते हैं. कौन सा? विद द न्यूक्लिएटेड ओवम. न्यूक्लियस को किसके साथ फ्यूज़ करते हैं? ओवम के साथ. ओवम के अंदर क्या प्रेजेंट नहीं है? न्यूक्लियस. बॉडी सेल्स के दोनों न्यूक्लियस को, बॉडी सेल्स के न्यूक्लियस को, चलो दोनों नहीं बट बॉडी सेल्स के न्यूक्लियस को फ्यूज़ करते हैं किसके साथ? ओवम के साथ. ऐसे ओवम के साथ जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं रहता है. Thus there is no need of sperm to produce the new organism. तो ऑर्गेनिज्म के पास, स्पर्म के पास इतना नीड नहीं रहता है कि वो न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सके. ठीक है. नाउ सेकेंड पॉइंट इज थेरापेटिक क्लोनिंग. ओके, व्हाट इज थेरापेटिक? इट इज़ नथिंग बट स्टेम सेल्स. स्टेम सेल क्या करता है? इट डिराइव फ्रॉम द सेल विच इज़ फॉर्म्ड इन द लेबोरेटरी. ये जो स्टेम सेल्स है, ये स्टेम सेल क्या होता है? अपने ना बर्थ के टाइम पे ये स्टेम सेल्स प्रोड्यूस होते हैं. ये स्टेम सेल्स देखो मैंने आपको स्टार्ट में ही बताई थी. इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ सेल विच इज़ प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक अस.
ठीक है। ये स्टेम सेल्स किसके लिए काम आता है? वुंड हील करने के लिए। और अगर आगे चल के हमको कोई बीमारी भी हो जाती है तो दिस स्टेम सेल्स इज स्टोर्ड एट द टाइम ऑफ द बर्थ। तो ये स्टेम सेल्स किससे डिराइव करते हैं? फ्रॉम द सेल्स formed in the laboratory by the union of somatic cell nucleus with the innucleated egg cell। अब स्टेम सेल्स को क्या करते हैं? यूनियन होता है, फ्यूजन होता है किसका? बॉडी सेल का, जिसके साथ न्यूक्लियस है, और किसके साथ उसको फ्यूज करते हैं? ओवम सेल, एग सेल मतलब ओवम, इन्यूक्लिएटेड ओवम के साथ। वेरियस डिजीजेस कैन बी ट्रीटेड विद द हेल्प ऑफ दीज स्टेम सेल। बहुत सारे डिजीज, मैंने जैसा अभी बताई कि बहुत सारे डिजीज को ट्रीट कर दिया जाता है, ट्रीट हम कर सकते हैं जो एट द टाइम ऑफ बर्थ ये स्टेम सेल हमारे फॉर्म होते हैं व्हेन वी आर इन द फीटस एज वेल। ओके, तो वेरियस डिजीजेस को ट्रीट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टेम सेल्स। अब कौन से डिजीजेस को हम ट्रीट कर सकते हैं? फर्स्ट इज सिमिलर टू सेल genes also can be cloned and millions of copies of the same gene can be produced. Those can be used for gene therapy. What is written? Similar to cells, cells के जैसा ही जीन को प्रोड्यूस कर दिया जाता है। जीन को भी सेल को क्लोन कर सकते हैं तो जीन को भी क्लोन कर सकते हैं। एंड मिलियंस ऑफ कॉपीज़, और बहुत सारे कॉपीज़, ओरिजिनल रेप्लिका कॉपी बनाते ना, तो इससे जीन्स को भी क्लोन करके विद द यूज़ ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बहुत सारी कॉपीज़ बना सकते हैं सेम जीन की, एक ही जीन की बहुत सारी कॉपीज़ बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ थेरेपेटिक क्लोनिंग। एंड दोज कैन बी यूज फॉर द जीन थेरेपी एंड अदर पर्पजेस। अलग अलग बहुत सारे दूसरे पर्पज़ के लिए उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और जीन थेरेपी में भी ये काम आता है। देन इट इज़ कंट्रोलिंग द इनहेरिटेंस ऑफ हेरिडिटी डिजीजेज। क्या क्या काम करता है? मैंने बताई थी कौन सी बीमारी को काम करता है, वो कंट्रोल करता है। हेरिडिटरी जो डिजीज़ होती है, ऑफस्प्रिंग फ्रॉम द पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग जो डिजीज़ होती है, दैट इज़ हेरिडिटरी चेंजेस विच अकर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, इस डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए काम आता है। कंटिन्यूएशन ऑफ जनरेशंस, बहुत जनरेशन का कंटिन्यूशन होता है, उसके लिए काम आता है। इन्हांसिंग द स्पेसिफिक टेंडेंसी एंड मे बिकम पॉसिबल ड्यू टू क्लोनिंग टेक्निक। ये इन्हांस कर चुका है, ये टेक्निक ने बहुत सारे डेवलपमेंट्स को, बहुत चीज़ों में प्रोग्रेस लाके एक क्लोनिंग, ड्यू टू क्लोनिंग टेक्निक की वजह से, इस टेक्निक की वजह से बहुत सारे बेनिफिट्स हुए हैं। जैसा कि जीन को कॉपी करके जीन को क्लोन करके बहुत सारी मिलियंस ऑफ कॉपीज़ बनी हैं। डिजीज़ेस को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। Now, however, there is a worldwide opposition to cloning on various issues. Worldwide बहुत सारे oppositions होते हैं, बहुत सारे opposition हुए, सबने इसको agreement नहीं दिए हैं, just because of various issues is been arising. Now, industrial products, white industrial products, fourth one is industrial product which is the white biotechnology कहते हैं इसको। क्या है इसमें? various industrial chemicals can be produced through less expensive processes with the help of biotechnology। बहुत सारे इंडस्ट्रियल केमिकल्स है जो उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसको वी कैन प्रोड्यूस इट थ्रू लेस एक्सपेंसिव, कम एक्सपेंस के थ्रू हम उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अल्कोहल प्रोडक्शन फ्रॉम द शुगर मोलासेस। शुगर मोलासेस आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू इन द प्रीवियस चैप्टर। अल्कोहल प्रोडक्शन उसका किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसजेनिक यीस्ट, दैट इज़ बायोजेनेटिकली मॉडिफाइड यीस्ट। यीस्ट मतलब होता है खमीर। नाउ फिफ्थ वन इज एनवायरमेंट एंड बायोटेक्नोलॉजी। एनवायरमेंट और बायोटेक्नोलॉजी का क्या रिलेशनशिप है? Now what is there? It has become possible to solve environment related various problems with the help of biotechnology. Possible हो चुका है कि हम environment related various problems biotechnology की मदद से solve कर सकते हैं। Microbial techniques are already in use for treatment on sewage and solid waste. जो microbial techniques है जो use की जाती है, microbes, microorganism के चैप्टर में हमने पढ़े, वो already use होती है in use for treatment on sewage. sewage मतलब जो गंदगी वगैरह रहती है और solid waste रहता है उसको treat करने के लिए। सीवेज इज रिच इन ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिकली सीवेज बहुत रिच रहता है जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स एज वेल। इफ सच सीवेज इज रिलीज इनटू नेचुरल वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स, द ऑर्गेनिक मैटर इन इट्स गेट ऑक्सीडाइज्ड विद द हेल्प ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। एज आई ऑलरेडी सेड, सीवेज कंटेन्स द रिच ऑर्गेनिक मैटर दैट इज ऑक्सीजन। अगर इस सीवेज को वाटर बॉडीज़ के अंदर, रिवर्स के अंदर इंजेक्ट मतलब इसके अंदर रिलीज कर देते हैं, तो जो ऑर्गेनिक मैटर है जैसा कि ऑक्सीजन, वो ये रिवर्स लाइक वाटर बॉडीज सारे के सारे अब्जॉर्ब कर लेंगे, ऑक्सीडाइज कर लेंगे। ऑक्सीडाइज मतलब करना, ऑक्सीजन के अंदर अपने अंदर ले लेना, किसकी मदद से? डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की मदद से।
ड्यू टू दिस लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन द वाटर डिक्रीजेज। अब इसकी मदद से वाटर का जो ऑक्सीजन, डिजॉल्व ऑक्सीजन का लेवल है वो डिक्रीज हो जाता है। एडवर्सली इफेक्ट करता है एक्वाटिक लाइफ को। किसको इफेक्ट करता है? एक्वाटिक लाइफ को। सी आपको यहाँ पर देखो डॉली के क्लोन का दिया हुआ है, आप लोग ये एक बार रीड कर लेना, क्लोनिंग का बताया है। देखो ये डॉली शीप से इसको क्लोन करके एग्जैक्टली रेप्लिका बायोटेक्नोलॉजी की मदद से एग्जैक्ट रेप्लिका बनाए थे डॉली शीप का, जो बहुत सक्सेसफुल भी हुआ था। As a remedy on this, sewage should be released into rivers only after oxidation with the help of microbial technique। देखो माइक्रोब्स की अगर टेक्निक अच्छे से नहीं करेंगे तो जब ये सीवेज को रिलीज़ करेंगे वाटर बॉडीज़ के अंदर तो वो एक्वाटिक लाइफ को हार्मफुल रह सकती है। इसलिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है कि पहले माइक्रोबायल टेक्निक पे काम करें, उसके बाद इसको ऑक्सीडाइज करें थ्रू द वाटर बॉडीज़। फर्स्ट इट इज़ रिटन, what it is written, microbes are useful on the large scale while production of compost by treatment on solid organic waste material। microbes जो है बहुत यूज़फुल है लार्ज स्केल पे, वाइल प्रोडक्शन ऑफ, जो प्रोडक्शन होता है कंपोस्ट का बाय ट्रीटमेंट, जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का ट्रीटमेंट होता है ये भी बहुत लार्ज स्केल होता है। सेकंड इज़ बायो रेमिडेशन, बायो पेस्टिसाइड्स, बायो फर्टिलाइजर्स, बायो सेंसर्स एक्सेट्रा आर सम न्यू कॉन्सेप्ट। अब बायोटेक्नोलॉजिकल मेथड में ये 3 से 4 कॉन्सेप्ट न्यू आए हैं, आप लोग देख लेना। ये बायो रेमिडेशन, पेस्टिसाइड्स में फर्टिलाइजर्स हम पढ़ चुके हैं, जो सेंसर्स लगाते हैं, अभी बायो सेंसर्स लगाते हैं ताकि इमीडिएटली सारी चीज़ें पता हो सके, तो ये सब चीज़ें इन्वॉल्व होती है। देन वी विल स्टडी अबाउट बायो रेमिडेशन। अब ये बायो रेमिडेशन क्या है? देखो, बायो रेमिडेशन मीन्स आइदर एब्जॉर्प्शन और डिस्ट्रक्शन ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स एंड हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स विद द हेल्प ऑफ प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब क्या होता है? या फिर एब्जॉर्प्शन होगा या फिर डिस्ट्रक्शन होगा किसका? टॉक्सिक केमिकल्स का, जिसमें हार्मफुल एंड पल्यूटेंट्स, जिसमें हार्मफुल टॉक्सिक केमिकल्स और हार्मफुल पल्यूटेंट क्या होते हैं? एब्जॉर्ब हो जाते हैं। किसकी मदद से? प्लांट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से। तो ये अच्छी बात है। तो इफ़ प्लांट्स आर यूज फॉर विच, अगर प्लांट इस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाते हैं ताकि वो टॉक्सिक केमिकल्स को डिस्ट्रक्ट कर सके, तो ऐसे टाइप के प्लांट्स को कहते हैं फाइटो रेमिडेशन। क्या कहते हैं इसको? फाइटो रेमिडेशन। सम एग्जाम्पल ऑफ बायो रेमिडेशन आर एज फॉलोज। कुछ एग्जाम्पल्स दिए हमारे सामने, सो लिसन ओवर हियर। द सूडोमोनाज क्या है? एक बैक्टीरिया का नाम है, दैट इज कॉल्ड एज सूडोमोनाज। सूडोमोनाज बैक्टीरिया आर यूजफुल फॉर क्लीनिंग द हाइड्रोकार्बन एंड द ऑयल पल्यूटेंट्स फ्रॉम सॉइल एंड वाटर। एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है सूडोमोनाज, वो क्यों यूजफुल है? क्लीनिंग पर्पस के लिए। क्या का? हाइड्रोकार्बन और ऑयल पल्यूटेंट्स जो किसके अंदर मौजूद है? सॉइल एंड वाटर के अंदर। सेकेंड इज द फर्न। एक फर्न है जिसको बोलते हैं टेरिस, पी साइलेंट है टेरिस। टेरिस विटाटा कैन ऑब्जर्व द आर्सेनिक फ्रॉम द सॉइल। सॉइल के अंदर एक केमिकल है आर्सेनिक, उसको एब्जॉर्ब करता है कौन? एक फर्न है जिसका नाम है टेरिस विटाटा। ओके, देन जेनेटिकली मॉडिफाइड वैरायटी ऑफ इंडियन मस्टर्ड कैन ऑब्जॉर्ब सिलीनियम फ्रॉम सॉइल। इंडियन मस्टर्ड ऑयल पता है ना आपको सब, ये क्या? जेनेटिकली मॉडिफाइड वैरायटी है। ये क्या ऑब्जॉर्ब कर सकता है? सॉइल के अंदर से एक केमिकल, एक मेटल दैट इज सेलेनियम को एब्जॉर्ब कर सकता है। सनफ्लावर कैन एब्जॉर्ब यूरेनियम एंड आर्सेनिक। सनफ्लावर क्या एब्जॉर्ब कर सकता है? यूरेनियम, केमिकल यूरेनियम एंड आर्सेनिक। अब उसके बाद है द बैक्टीरिया व्हाट इज डिनोकोकस। Deinococcus radiodurans। Deinococcus radiodurans इज़ हाईली रेडिएशन रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म। ये जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया हाईली रेडिएशन रहती है, ये रेजिस्ट करती है ऑर्गेनिज्म को। क्या करती है? रेजिस्ट करती है, प्रोहिबिट करती है ऑर्गेनिज्म को। इट हैज़ बीन जेनेटिकली मॉडिफाइड एंड यूज टू एब्जॉर्ब द रेडिएशंस फ्रॉम रेडियो एक्टिव डेब्रीज। ये क्या करता है? सबसे पहले तो जेनेटिकली मॉडिफाइड है और ये क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है रेडिएशन को। कहाँ से? रेडियो एक्टिव डेब्रीज। डेब्रीज मतलब जो रेडियो एक्टिव मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट रहता है, देखो वहाँ से रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है ये बैक्टीरिया। ग्रासेस लाइक अल्फाल्फा, क्लोवर एंड राय आर यूज्ड इन द फाइटो रेमिडेशन। ये सब ग्रास है, 3 ग्रास के नाम है, अल्फाल्फा, क्लोवर एंड राय। ये भी फाइटो रेमिडेशन के मदद के इसमें यूज़ होता है, जो डिस्ट्रक्ट करते हैं टॉक्सिक केमिकल्स एंड हार्मफुल पल्यूटेंट्स। ओके, देन सेकंड लास्ट थिंग इज फूड बायोटेक्नोलॉजी। कहाँ पर काम आता है? कमर्शियल एप्लीकेशन में आपको ये सब लिखना है स्टूडेंट्स। फूड बायोटेक्नोलॉजी में कहाँ काम आता है? फूड आइटम्स लाइक ब्रेड, चीज़, वाइन, बियर, योगर्ट, विनेगर एक्सेट्रा आर प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ माइक्रो। सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस होते हैं, जो हमने माइक्रोबायोलॉजी के चैप्टर्स में पढ़े थे। ओके, These food items are probably the oldest ones produced with the help of biotechnology। ये बियर, वाइन वगैरह सब बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बनाया जाता है। जस्ट टू क्यों ये ओल्डेस्ट वन है, ये सारी चीज़ बहुत पुरानी है जो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से की जाती है। देन व्हाट इज रिटन?
डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या है, डीएनए सीक्वेंस ऑफ ईच पर्सन इज यूनिक, हर एक का डीएनए एक अलग रहता है, बहुत यूनिक रहता है, एज दैट ऑफ द फिंगरप्रिंट्स, फिंगरप्रिंट भी अलग रहता है प्लस डीएनए भी डिफरेंट रहता है। ड्यू टू दिस आइडेंटिटी ऑफ एनी पर्सन कैन बी एस्टैब्लिश विद द हेल्प ऑफ इट्स अवेलेबल डीएनए, कोई भी इंसान का डीएनए अलग प्लस फिंगरप्रिंट अलग रहता है, तो इसकी मदद से आइडेंटिटी पता कर सकते हैं कोई भी इंसान की by establishing with the help of available DNA. दिस इज कॉल्ड एज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। हम लोग इसको, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इट इज़ मेनली यूजफुल इन फॉरेंसिक साइंस, फॉरेंसिक साइंस में भी सबसे ज़्यादा फॉरेंसिक लेबोरेटरीज में यूजफुल होता है, जो आपने सीआईडी वगैरह में देखे होंगे, राइट। हाँ, आइडेंटिटी ऑफ द क्रिमिनल कैन बी एस्टैब्लिश विद द हेल्प ऑफ एनी पार्ट ऑफ इट्स बॉडी फाउंड एट द साइट ऑफ क्राइम। आपको क्रिमिनल की कोई भी आइडेंटिटी उसकी पता करना हो तो आप उसका कोई भी अगर बॉडी का पार्ट अगर साइट ऑफ क्राइम पे मौजूद रहा तो आप उसकी आइडेंटिटी निकाल सकते हैं, बिकॉज सेल्स की मदद से, डीएनए की मदद से, सब चीज़ से आप उसका पता कर सकते हो। इसका बेस्ट एग्जांपल आपने सीआईडी देखे होंगे तो उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है। सिमिलरली आइडेंटिटी ऑफ फादर ऑफ एनी चाइल्ड कैन बी एस्टैब्लिश्ड। आइडेंटिटी किसी भी बच्चे को, अगर बच्चे के फादर को पता करना है कि इसका बाप कौन है, इसका डैडी कौन है, तो इसको अच्छे से एकदम इजीली पता कर सकते हैं कि इसका डीएनए की मदद से हो सकता है ये, ठीक है। दिस रिसर्च इज़ परफॉर्म्ड इन द सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स। हैदराबाद में एक सेंटर है जिसका नाम है सेंटर ऑफ फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और डायग्नोस्टिक, ये रिसर्च वहाँ पर की गई थी। Okay students, so here we have finished our most of the chapter, only little bit part is remaining, so we will continue it in the next video. Thank you.